अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, रशिया यूक्रेन चाइना मामला बहुत तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं और इस हवाले से जो नज़र आ रहा है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको इस पे डिटेल में बताता हूँ। पहले दो चार वेस्ट के हवाले से छोटी छोटी खबरें शेयर कर लूँ। ये स्कॉट हैं, स्कॉट ने एक ट्वीट की है जो वेस्ट की सूरत हाल बताती है कि इसने कहा कि मैं आज अमेरिका आया हूँ 16 दिन जापान में रहने के बाद, तो मैं वापस अब अमेरिका पहुँचा हूँ अपने घर। तो मैंने इन 16 दिनों में जापान में कहीं भी एक आदमी भी होमलेस नहीं देखा। कोई भी साइडवेज पे फुटपाथ पे कचरा नहीं फेंकता। कहीं कोई नीडल्स यानी ड्रग्स नहीं मिली। जीरो पेन हैंडलर्स, जीरो थ्रैश ऑन स्ट्रीट्स, जीरो लोइटरिंग। बताने का ये मकसद है कि वेस्ट में ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ ड्रग्स दबा के चलती है। ड्रग्स पेडलर, इमिग्रेंट्स सारा तकरीबन कारोबार संभालते हैं और पेडलर्स ही अपने इनके यूरोपियन बच्चों को इस काम पे लगाया हुआ है और ड्रग्स के ख़रीदार भी ये यूरोपियन बच्चे होते हैं। क्राइम यहाँ पे बहुत है, गंदगी का यहाँ पे आलम ख़राब है और मतलब मैं बता नहीं सकता। और कानून आम आदमी के लिए इतने सख्त रखे हैं कि मैं क्या कहूँ। अब जैसे अभी मैं 4-5 दिन पहले अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे एक इलाके में गया हुआ था, कुछ चीज़ें खरीदनी थी। तो नज़ला आ रहा था तो मैंने टिश्यू पेपर निकाला, नज़ला किया और देखा कि वहाँ फुटपाथ पे पत्थर वत्थर पड़े थे। वहाँ पे दुकान का कोई कंस्ट्रक्शन का काम था, बंद थी दुकान, वो कंस्ट्रक्शन का काम था। पत्थर वत्थर पड़े थे, उसमें सिगरेट के टोटे भी थे, कचरे भी थे। तो मैंने वहाँ पे टिश्यू पेपर फेंक दिया। वो फेंक के मुड़ा तो वो कौंसल का आदमी कैमरा लगाए हुए खड़ा था। कहता है तुमने यहाँ पे टिश्यू पेपर फेंका। मैंने कहा हाँ सॉरी, गलती हो गई, उठा कर मैं बिन में फेंक देता हूँ। कहता नहीं, जुर्माना होगा, आईडी कार्ड दो। मैंने सोचा 10-20-25 पाउंड जुर्माना ले लेगा। उसने 150 पाउंड की पर्ची बना के दे दी। मैंने कहा ये क्या 150 पाउंड? मैं कहा इतना कचरा पड़ा है। कहता हाँ लेकिन उसको तो हमने नहीं देखा ना, तुम्हें तो हमने देखा है, कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्डेड है। तो मैंने कहा कि और यहाँ पे जो इतने नाइफ क्राइम्स होते हैं, इतना ड्रग्स बिकता है, इतना क्राइम है और तुमको कुछ नहीं मिला एक टिश्यू पेपर फेंकने पर 150 पाउंड। अगर तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक आम आदमी की 3 दिन की सैलरी है 150 पाउंड। कहते कानून है, ये है कानून यहाँ का। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे नफरत का एक पहाड़ चला रहे हैं। यहाँ पे यंग लड़कियों की ग्रूमिंग गैंग चल रहे हैं। यहाँ पे एक से एक क्राइम हो रहा है, उसको नहीं रोक रहा कोई। हम जैसे लोगों को पकड़ लेते हैं। खैर अजीज दोस्तों, रशिया यूक्रेन की तरफ जाने से पहले मैं ज़रा ये एंड्रयू टेट के बारे में बता दूं। एंड्रयू टेट है एक किक बॉक्सर है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मिलियनर है, बड़ा माल बनाया है। इसको रोमानिया से पकड़ा है। इसने दरअसल ग्रेटा थुनबर्ग है ना, जो वेस्ट की डार्लिंग, जो इन्होंने एक स्कैम लेफ्ट के वेस्ट ने तैयार किया है, मलाला यूसुफजई और ग्रेटा। तो इसने ग्रेटा थुनबर्ग को टैग करके एक ट्वीट की थी कि ये देखो मेरे पास 33 गाड़ियां हैं जो एमिशन करती हैं और वो माहौल ख़राब करती हैं, तुम क्या कर लोगी। अब उसमें इसने जो ये मतलब इसको ढूंढा जा रहा था यूरोप में कि ये कहाँ है। इसके ऊपर केसेस थे कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स, ख़ास तौर पे लड़कियों को यहाँ पे स्मगल करके लाता है और फिर यहाँ पे इनकी सेक्स ट्रेड करता है और इनकी फिल्में वगैरह बना के इनको सेक्स स्लेवरी में डालता है और ये और वो इल्ज़ाम थे। इसको ढूंढ रहे थे, ये नहीं मिल रहा था। इसकी एक पोस्ट में इनको नज़र आया कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी किसी ने की थी, तो वो पिज़्ज़ा का डब्बा रोमानियन ज़बान में था। तो ये समझ गए कि ये रोमानिया में ढूंढा गया, पकड़ा गया। अब इस पे केस चलेगा। ये मैं चाह रहा था कि 2-3 छोटी खबरें आपके साथ शेयर करूं। ये भी एक है
आंग सांग सुंग की, ये आंग सुंग की है ना, ये भाई ये भी एक वेस्ट की क्रिएशन है। जैसे बेनज़ीर भुट्टो थी पाकिस्तान की, ऐसे इन्होंने म्यांमार बर्मा में ये इसको पकड़ा था और इसको प्रमोट किया था। बर्मा में आपको पता है कि वहाँ पे मिलिट्री रूल है, पाकिस्तान की तरह हमेशा से वहाँ पे मिलिट्री इंटरफेयर करती रहती है, तो इसको प्रमोट किया था। और फिर जब ये रूल में आई ना, तो जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो का आसिफ जरदारी ने करप्शन के अंबार लगा दिए और सब कुछ कर दिए, इसके भी पूरे पीरियड में करप्शन के बड़े चार्जेस लगे। और दूसरा ये है कि म्यांमार में रोहिंग्या का कितना बड़ा इशू है, उस मसले को इसने बिल्कुल वो नहीं किया कि आफ्टर ऑल जो भी है रोहिंग्या हैं तो साले बर्मा के ना भाई, वो बर्मा में से निकल के बांग्लादेश और इधर उधर जा रहे हैं। इसने रोहिंग्या के इशू को सॉल्व करने में नाकाम रही। ये रूल मिला ना इसको, तो इसने बर्मा का कोई मसला हल करने का सोचा भी नहीं। इसके मिनिस्टर सारे लूटमार करते रहे, इसको पहले से ही पकड़ कर रखा हुआ है। फिर बर्मा में वापस मिलिट्री रूल आया। अब इसको पहले इसको सज़ा हुई थी, अब और सज़ा हुई है नए केसेस में। टोटल अब ये 33 साल की सज़ा इसको हो गई है। अजीज़ दोस्तों, अब चलते हैं हम रशिया, यूक्रेन, चाइना। देखें, ये नॉम चॉम्स्की है, ये भी लेफ्ट का है, आज के ज़माने का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलर माना जाता है इसको। इसने कहा है कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेसी इज टू ट्रांसफर डिसीजन मेकिंग फ्रॉम पब्लिक एरिना टू अनअकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस, kings and princes, priestly castes, military jantas, party dictatorships और मॉडर्न कॉरपोरेशंस। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक इस वक्त दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है। क्या अमेरिका, यूरोप, इसमें जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो डिसाइड करता है हर चीज़, और बाकी दुनिया में कहीं मिलिट्री जनता है, कहीं किंग और डिक्टेटर्स हैं। यही पूरी दुनिया में सिस्टम चल रहा है। और भाई, जब से ये दुनिया बनी है तब से यही सिस्टम दुनिया में लागू है। पावरफुल होते हैं कुछ लोग, बाकियों को सबको गुलामी। अब जैसे हम यहाँ पे जो यूरोप में रहते हैं, मेजॉरिटी तो 90% से ज़्यादा तो मिडिल क्लास है ना। मिडिल क्लास का क्या है, 9 to 5 जॉब करो या 8 घंटे 10 घंटे जॉब करो, फिर फैमिली, घर के छोटे मोटे मसले, कभी प्लम्बिंग का मसला, कभी इलेक्ट्रिसिटी का मसला, कभी गाड़ी ख़राब है, कभी ये ख़राब है। लाइफ मशीन की तरह चलती रहती है। ये पूरी दुनिया का सिस्टम है और आज से नहीं है, शुरू से है। अजीज़ दोस्तों, आज रशिया ने, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि एक अटैक हुआ है यूक्रेन की तरफ से रशिया पे, और उसमें 70 के करीब रशियन फौजी मारे गए हैं। यूक्रेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि हमने रशियन फौजी इस पर हमला किया है, इनके कैंप पे, और 400 फौजी मार दिए हैं। अब वॉट एवर है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा हमला था। रशिया का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जैसे कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया था कि ये रशिया के साथ अमेरिका लड़ रहा है इनडायरेक्ट वॉर। ये यूक्रेन के बैक पे रह के रशिया में, ये यूक्रेन में अमेरिका रशिया की फोर्सेस के साथ लड़ रहा है, विच इज़ ए डेंजरस साइन। इसके अलावा ये भी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वेस्ट है ना, वो पुतिन को कत्ल करने की प्लानिंग कर रही है, और ये अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो न्यूक्लियर वार होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम फिर न्यूक्लियर वेपन को सजाने के लिए हमने नहीं रखा। एक थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ दुनिया को अमेरिका लेके जा रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग हो, जिससे एक क्राइसिस वाली पूरी सिचुएशन आ जाए, जिससे यह है कि अमेरिका तो बच जाएगा, कुछ और अमेरिका के अलाइज बच जाएंगे, लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही आएगी। और ऐसी किसी जंग की सूरत में ज़्यादा तबाही एशिया में आएगी,
क्योंकि फिर न्यूक्लियर वार की बात हो रही है, तो चाइना भी इधर है, फिर अमेरिका जब रशिया के साथ अगर डायरेक्ट वार कोई शुरू होती है तो ऑब्वियसली चाइना को भी साथ में लेने की ये कोशिश करेंगे। जैसे कि पुतिन ने मिलिट्री कोऑपरेशन विथ चाइना की बात की है, और उसने पुतिन ने चाइना के जी जिनपिंग को ये कहा है कि हम अपना मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाते हैं और हम दोनों मिल के वेस्ट के इन्फ्लुएंस को रोक सकेंगे, और इससे हमें वेस्ट के इन्फ्लुएंस को रोकने में आसानी होगी। और ये चाइना के भी इंटरेस्ट में बात जाती है, ये रशिया के इंटरेस्ट में भी बात जाती है, और दुनिया की दूसरी और तीसरी बड़ी मिलिट्री पावर अगर और दूसरी बड़ी इकोनॉमी पावर अगर मिल जाएं ये, तो अमेरिका और वेस्ट को ये बड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन आफ्टर ऑल ऐसी किसी मिलिट्री एडवेंचरिज्म में एशिया का मामला बड़ा ख़राब होना है, और वेस्ट है ना वो इस जोकर के साथ के सर पे सारा गेम खेल रहा है। ये जोकर जो कि अब तक ग्रीन टी शर्ट में चल रहा था कई महीनों से, अब इसकी बीवी ने इसको डंडे मार के कहा कि अब ये टी शर्ट उतार, मुझे वॉशिंग मशीन में डालनी है, तुम्हारे अंदर से बू आ रही है, कपड़े बदल। तो अब इसने ब्लैक टी शर्ट पहनी है। ये अभी अमेरिका गया था छुप छुपा के, और ये तस्वीरें हैं, लोग कह रहे हैं कि ये फोटोशॉप है, लेकिन ये फोटोशॉप नहीं है। Oh my God, look at that. This is going to be my post of the day here. And I mean, if you look at Zelensky's butt, like it really does look that way. So I don't know what happened, but hopefully somebody. It's okay. Chuck, our producer, saying it's like a अजीज दोस्तों, बहुत ही एक घिनौने सिचुएशन की तरफ हमें लेके जा रहा है दुनिया को अमेरिका। हालांकि कॉमन मैन है ना जो, वो जो बाइडन की इस पॉलिसी को पसंद नहीं करता, लेकिन हमने एक चीज़ नोट की है कि जब भी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इज़ मिलिट्री पावर, CIA एंड FBI कॉरपोरेट, ये मिल के फैसले करते हैं कि दुनिया में कहाँ पे हमने, क्योंकि ये पूरी दुनिया के मालिक बने बैठे हैं, तो ये दुनिया के पूरे फैसले ये लोग करते हैं। तो फैसले करते हैं ना, तो उस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इनको सरकार बनानी होती है अमेरिका की। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। अब आपने देखा कि 9/11 के बाद दुनिया में क्या हुआ कि अमेरिका ने कोल्ड वार के बाद वेस्ट वो कम्युनिस्ट पार्टी को ख़त्म कर दिया, रशिया सोवियत यूनियन टूट गया, चाइना अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगा था, मामला सेटल हो गए। अब अमेरिका ने जो जिहादी खड़े किए थे वो अफ़गानिस्तान तक थे, ईरान तक थे, लेकिन वो एक मामला पनपता रहा, और फिर पाकिस्तान की आर्मी ने उसमें शरारत करके तालिबान जैसा एक मॉन्स्टर क्रिएट किया, अलकायदा क्रिएट किया। वो फिर अमेरिका के दरवाजे तक पहुँचे जब 2001 में, वो 2001 में अमेरिका के दरवाजे पर पहुँचे। इससे पहले ही अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ डिज़ाइन तैयार की थी, जिसके लिए अल गोर अमेरिका में 2000 के इलेक्शन जीत चुका था, क्लिंटन का वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन लास्ट मोमेंट पे फ्लोरिडा के इलेक्शंस मैनिपुलेट किए गए। फ्लोरिडा में जेफ बुश गवर्नर था, जॉर्ज बुश का भाई, जो जॉर्ज बुश सीनियर था अमेरिका का सदर, उसका बेटा। तो जेफ बुश फ्लोरिडा का गवर्नर था, वहाँ पे मैनिपुलेट किया और लास्ट मोमेंट पे जॉर्ज बुश को विनर डिक्लेयर करके उसको हुकूमत दे दी। अब वो अल गोर थोड़ा शोर मचाया उसने, लेकिन फिर खामोश होकर बैठ गया कि आफ्टर ऑल उसको भी पता है कि डिसीजन इस्टेब्लिशमेंट का है, हम कुछ कर नहीं सकते। जॉर्ज बुश को लाए और 8 साल दुनिया का एक नक्शा पूरा चेंज होता रहा। फिर इसके बाद ओबामा को लाया गया, फिर एक नक्शा तैयार किया गया, लीबिया, सीरिया, नए फ्रंट तैयार किए गए। IS ओबामा का कारनामा था, नए फ्रंट तैयार किए गए, ये सारा खेल चलता रहा। फिर आ गया ट्रंप। अब ट्रंप इनके जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट कराने में रुकावट था, तो ट्रंप को किस तरह से हराया गया और निकाला गया और जो चीज़ की गई वो ख़त्म है। वरना अभी ये ब्रिजिट गैब्रियल हैं,
इन्होंने अभी एक छोटा सा पोल कराया था जिसमें 11,000 वोट पड़े थे कि आप 2024 के इलेक्शन में किसको देखना चाहते हैं। 56% लोगों ने ट्रंप के लिए वोट किया। नेतन्याहू को हटाया गया इजराइल से, लेकिन अब वापस नेतन्याहू आ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। सीरिया पे हमला किया है कल, नेतन्याहू आया, ओथ लिया, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा, पहला काम किया सीरिया के एयरपोर्ट पे हमला किया और ऐलान किया गया है रशिया इजराइल की तरफ से कि ईरान पे हम बहुत जल्द हमला करेंगे। तो ये सारा दुनिया को अब जंगों की तरफ ले जाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो बाइडन है उसकी कोई औकात नहीं है, उसको तो पता ही नहीं होता कि वो बोलता क्या है। वो तो हमने कई वीडियोस इसकी देखी हैं कि वो गुमसुम कभी इधर जा रहा है रोबोट की तरह, कभी इधर जा रहा है, इसको तो होश ही नहीं होता कुछ। एज फैक्टर भी है, IQ फैक्टर भी है, फारिग आदमी है। ऐसा ही चाहिए था इनको, जैसे कि जॉर्ज बुश था। जॉर्ज बुश आपको पता है कि एक बिल्कुल ही मेंटल केस था, ऐसा ही इनको ये मेंटल केस मिला है। ये दुनिया के लिए एक नया एजेंडा तैयार किया जा रहा है। 2023 बहुत ख़तरनाक होगा। 2019 में कोविड आया, हमने कहा 2020 थोड़ा बेहतर होगा। 2019 से भी बहुत बुरा रहा, 2020 से भी बुरा रहा। 2022 में हमने यूक्रेन रशिया वार, इन्फ्लेशन, कोविड के ऊपर नीचे ये चीज़ें देखते रहे। दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। आम आदमी की ज़िंदगी पूरी दुनिया में एक तकलीफ देह हो गई है। 2023 के बारे में जो नज़र आ रही है सूरत हाल, वो इंतहाई भयानक है। लेकिन लेट्स सी, मैंने कल ही IMF की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बताया गया है कि 2023 में सबसे बड़ा ख़तरा आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन है। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन एक क़यामत ढाएगा। तो अजीज़ दोस्तों, ऐसे में अगर कोई जंग वंग हो गई ना, तो एशिया और पार्शियली यूरोप तो तबाह होना है। और एशिया का मतलब ये है कि चाइना, रशिया, फिर इंडिया भी उधर ही है, पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान एक पपिट स्टेट है अमेरिका का, और मैं अलग से एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह अमेरिका इनको बेल आउट कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशन है। पाकिस्तान इनके लिए एक एजेंट है इधर, जो अमेरिका के लिए फुल फ्लेज काम करेगा। और चाइना को ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर कोई जंग हुई तो पाकिस्तान अमेरिका के लिए सब कुछ प्रोवाइड करेगा और हमारे खिलाफ पाकिस्तान उनको पूरा मौका देगा। अजीज़ दोस्तों, लेट्स सी, लेकिन हालात बहुत ख़राब की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।